नमस्ते दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यह है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर। किसी भी एग्जाम्स को, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स, आइदर यू आर राइटिंग फॉर द मेंस एग्जाम्स, आइदर यू आर लॉ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से 110% सवाल आएंगे ही आएंगे। चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो, तो आप ये मान के चलना इससे 110% सवाल आना पक्के हैं। इस सेक्शन से आजकल डायरेक्ट सवाल नहीं आते, बहुत ही फैक्ट बेस्ड आपको एक सवाल आते हैं। तो इस सेक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है और इस टॉपिक को हम बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विद केस लॉ। ठीक है, तो देखिए, हम अगर जब बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, एक्चुअल में ये पहले जब हमारा आईपीसी जब ड्राफ्ट हुआ था 1860 1860 में, उस टाइम पे इसको ऐड नहीं करा गया था। तो चैप्टर 5A जो है हमारे इंडियन पेनल कोड का, चैप्टर 5A में सेक्शन 120A जो है वो डिफाइन करता है व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और इस चैप्टर को ऐड करा गया था 1913 में। तो एक तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि किस चैप्टर में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है, तो आप बता देंगे चैप्टर 5A में बताया गया है। एक ये भी सवाल आ सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को 120A को किस ईयर में जोड़ा गया, तो अगेन 1913 1913। इस तरह के सवाल आए हैं, तो होपफुली आप थोड़ा इनको रिमेंबर रखना। तो व्हाट इज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हम टोटल आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इफ यू हैव द बेयर एक्ट तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो मैं बताता हूं। सेक्शन 120A कहता है कि व्हेन 2 or more पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन व्हाट एन इलीगल एक्ट, या फिर एन एक्ट जो इलीगल ना हो, बट वो एक्ट कब इलीगल बन जाता है, जब उसको हम व्हेन सच एक्ट परफॉर्म थ्रू इलीगल मींस, यानी गलत जरियों के जरिए जब उस काम को करते हैं तो वो अपने आप में इलीगल बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में इलेबोरेट करके मैं बताऊंगा और फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल की तरह से। कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा, इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 पर्सन, 2 कम से कम लोग चाहिए। 2 से ज्यादा हो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पीपल, 2 लोग कम से कम चाहिए। और ऐसे लोग 2 या 2 से ज्यादा लोग, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। किस चीज का एग्रीमेंट? वो जो इलीगल एक्ट करना चाहते हैं उस चीज का एग्रीमेंट। अब आपने एग्रीमेंट पढ़ा है, जनरली क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा सेक्शन 2 सब क्लॉज C में। बट जब हम बात करते हैं ना क्रिमिनल की, जब हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड में, तो एग्रीमेंट इज समथिंग जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और वो प्लानिंग जरूरी नहीं कि आप फिजिकली कर रहे हो सकता है कि 4 लोग हैं। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि 4 लोग हैं। ठीक है, ABCD, एक और को इन्वॉल्व कर लेते हैं E, देयर आर 5 पीपल। इन 5 में से 3 जो लोग हैं वो एक्टिवली क्या होते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, एक बैंक को रॉब करना है। ठीक है, रॉबरी करनी है हमें। तो 3 लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो प्रॉपर क्या हो रहा है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो रहा है। प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई इन तीनों ने मन बना लिया कि हमें बैंक को लूटना है। ठीक है, 2 जो लोग होते हैं D और E, ये लोग ने इनकी बातें सुन ली होती हैं और इनका भी मन करता है, और ये लोग क्या कहते हैं कि चलो हम एक काम करेंगे, हम उस बैंक की रेकी करके आएंगे कि कहाँ पे CCTV लगे हुए हैं, कहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है खड़े रहते हैं, कितने बजे बैंक ओपन होता है, कितने बजे रश होता है, कैश काउंटर किधर है, ठीक है, बैंक मैनेजर कहाँ बैठता है, पूरी सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए 2 लोग इम्प्लाइडली, अगेन आई एम सेइंग एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली, तो ये 2 जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, इम्प्लाइडली उन 3 लोगों के साथ एग्री कर जाते हैं, यानी कि 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, जब ये 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हुए रॉबरी के लिए, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया कि हमें क्या करना है, बैंक को लूटना है। अब बैंक को जब ये लूटेंगे तो ऑब्वियसली बैंक को लूटना अपने आप में इलीगल एक्ट है। इलीगल एक्ट क्या होता है? इलीगल एक्ट वो एक्ट होता है जो कानून के अकॉर्डिंगली जिसको प्रोहिबिट कराओ जिस एक्ट को, ठीक है, या पब्लिक सेफ्टी के लिए सोसाइटी में उस एक्ट को गलत माना गया हो, या कोई ऐसा एक्ट जो कि इन्फोर्स कराया नहीं जा सकता लॉ के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, इलीगल एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो 5 ने क्या करा, एग्री कर लिया बैंक को लूटने के लिए। अब
बैंक रॉबरी के लिए जब ये लोग जा रहे हैं, एग्रीमेंट किस दिन से बना? जिस दिन इन पांचों ने क्या करा, एग्री कर लिया। 3 लोगों ने एक्सप्रेसली करा और 2 लोगों ने इम्प्लाइडली करा। उस दिन यानी कि इनकी उस दिन इनका ऑब्जेक्ट अचीव हो गया कि हमें क्या करना है, बैंक को लूटना है। जैसे ही एग्रीमेंट बना इनके बीच में और जैसे ही उस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए उन्होंने कोई एक्ट करा, ठीक है, कोई भी ओवर्ट एक्ट करा। ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है कि खाली एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, उस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए जो पहला पुश होना चाहिए, ये एक कह सकते हैं एक फोर्स होनी चाहिए, वो एक्ट के थ्रू होनी चाहिए। और वो जो एक्ट था इनका, क्या एक्ट था कि 2 लोग निकलते हैं और बैंक में ये देख के आते हैं कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगे हुए हैं, गार्ड्स कितने आते हैं, टाइमिंग क्या है, किस समय सबसे ज़्यादा रश होता है, किस समय कम रश होता है। इसका मतलब ये कि उस एग्रीमेंट को इन्होंने एक्चुअल में एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी दिन से कॉन्स्पिरेसी क्या हो गई, एक्शन में आ गई। कॉन्स्पिरेसी हमें एक कॉन्टिन्यूइंग फोर्स है, याद रखना ये, ठीक है। जब एग्रीमेंट बन गया उस दिन के बाद से चाहे इसको साल भर लगे, ये कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। अपने आप में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है कॉन्स्पिरेसी। तो अब इन पांचों ने जब एग्रीमेंट कर लिया कि हमें बैंक को लूटना है और ये निकल पड़ते हैं, अलग अलग रोल प्ले होता है। अब मान लो क्या 2 पॉसिबिलिटी है, या तो बैंक को ये लूट लेंगे, ठीक है, यानी कि या तो बैंक को ये प्रॉपर लूट लेंगे, रॉबरी कंप्लीट हो जाएगी, या हो सकता है बैंक को लूटने के चक्कर में इनकी जो हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है पॉसिबली कि बैंक को लूटने गए और रॉबरी कंप्लीट ना हो, तो ऑफेंस या तो अपने आप में पूरा हो जाएगा, बैंक को लूट लेंगे, या बैंक को लूटने के अटेम्प्ट में, अगेन आई एम सेइंग, मैं अटेम्प्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि बैंक को लूटने के चक्कर में निकले, बैंक लूट नहीं पाए और बीच में पकड़े गए, यानी कि इनका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया, फेल्ड हो गया, पकड़े गए। या हो सकता है रॉबरी करने के बाद पकड़े जाए। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये कभी भी जरूरी नहीं है कि जो आपने एग्रीमेंट करा है वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। हो सकता है आपने वो अटेम्प्ट करा हो, सक्सेसफुल हो, तभी भी अपने आप में वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और उस अटेम्प्ट को अगर आप फेल भी हो गए तो भी अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसका मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपने कर ली, चाहे बैंक आपने लूटा हो या बैंक ना लूटा हो, तो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और रॉबरी के अटेम्प्ट का जो सेक्शन है वो भी लगेगा अगर आप रॉबरी पूरी नहीं कर पाते हो, बीच में पकड़े जाते हो, या फिर रॉबरी को फुलफिल कर लेते हो बाद में पकड़े जाते हो, तो उसका भी सेक्शन लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, और इलीगल एक्ट होना चाहिए। इलीगल एक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। या हो सकता है एक्ट इलीगल ना हो बट उस एक्ट को करने का जरिया क्या हो, इलीगल हो। सपोज करो आप एक व्यापारी हो, शिप के जरिए आपका सामान ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आ रहा है। अब आएगा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में तो आपको कस्टम ड्यूटी, कस्टम पे आपकी चेकिंग होगी सामान की। आप क्या कर रहे हो, वो कस्टम पे सामान चेक नहीं करवा रहे हो और आप इलीगल तरीके से क्या कर रहे हो, उस सामान को इंडिया में एंटर करवा रहे हो। इट मीन्स यू आर डिसअबोइंग द कस्टम लॉस। तो इसका मतलब क्या है, आप एक्ट आपका लीगल था, आप एक सामान जो लेकर जा रहे हो अपने जहाज में वो लीगल है, बट उस सामान को आप इंडिया जब पहुंचा रहे हो वो एक इलीगल तरीके से पहुंचा रहे हो, यानी इलीगल रास्ते के जरिए पहुंचा रहे हो, इलीगल मींस के जरिए पहुंचा रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इलीगल एक्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या नहीं है एग्रीमेंट का। आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एंटर करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आप जब मूव कर रहे होते हो, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इलीगल हुआ वो अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो ऑब्जेक्ट मेरा लॉफुल था बट गलती से ये इलीगल हो गया। जहां भी गलती से भी गलती ये इलीगल होगा, ये अपने आप में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, ठीक है। तो रॉबरी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, इससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एग्रीमेंट जैसे फुलफिल हुआ और उस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए ओवर्ट एक्ट जैसे ही करा आपने, तो वो कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू करना स्टार्ट हो गई, और जैसे जैसे वो एक्ट होता रहेगा कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू चलती रहेगी। दैट्स व्हाई कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। अब हो सकता है मान लो ये जो 5 लोग जो बैंक को लूट रहे थे, इनमें से एक और पर्सन मान लो एफ आ जाता है, और ये 5 लोग एफ को कहते हैं कि भाई आप भी हमारे साथ क्या करो, रॉबरी करो। अब ये एफ जो है ये कहता है कि नहीं यार, ये तो ये गलत काम है और आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन ऑल दिस मेस। वो क्लियरली कहता है कि मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना है, बट उसको ये पता है कि ये 5 लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों की प्लानिंग चल रही है भाई, और ये लोग बैंक को लूटने वाले हैं। अब क्या
जिस व्यक्ति ने मना करा है, क्या वो कॉन्स्पिरेसी के लिए उसको हम एक्यूज मान सकते हैं? ऑल्दो उसको पता है कि 5 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हम एफ को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उनकी ना तो प्लानिंग में शामिल था, ना ही इसने कोई ओवर्ट एक्ट करा है। ठीक है, ऑल्दो इसको पता है, तो किसी व्यक्ति को पता होना है कि कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, बट उसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो कोई ओवर्ट एक्ट नहीं कर रहा है। ऑल्दो ओवर्ट एक्ट भी कर रहा हो, बट अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसको हम लिएबल नहीं ठहरा सकते सेक्शन 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए किसी भी एक पर्सन को हम लिएबल ठहरा सकते हैं? आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो यार, जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए किसी भी इलीगल एक्ट को करने के लिए या करवाने के लिए, तो एक पर्सन को हम कैसे लिएबल ठहरा सकते हैं? दोस्तों, एक पर्सन को भी हम कॉन्स्पिरेसी के लिए लिएबल ठहरा सकते हैं, बट कब, ये समझ लीजिए। और इतने सारे सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूं अब, इससे बहुत आए हैं, कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे पेपर में, इससे बहुत सवाल आए हैं। ऐसे सिचुएशन फैक्ट बेस्ड आपको एक फैक्ट दे देगा पेपर में, मेंस में, और फिर आपको कहेगा कि बताओ कि वेदर देयर इज अ व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, या इज देयर एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इफ यस देन व्हाई और व्हाई नॉट, एंड साइट सम केस लॉ। ऐसे सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे। तो कॉन्स्पिरेसी में एक पर्सन जो है उसको एक्यूज तब ठहराया जा सकता है जब मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं ये ऑफेंस करते हैं, ठीक है, और ये 4 लोग जो है किसी व्यक्ति का मर्डर करने की प्लानिंग बनाते हैं, और इन 4 लोगों ने मर्डर कर दिया, ठीक है, बट पकड़ा सिर्फ एक गया, 3 लोग नहीं पकड़े जाते, 4 में से एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और 3 नहीं पकड़े जाते। उस एक व्यक्ति पे जो पुलिस है अपने FIR जब उसके ऊपर करती है तो उसमें 120A के लिए भी उसको लिएबल ठहराती है। तो देखिए, कोर्ट एविडेंस देखेगा, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कभी भी एविडेंस जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो हमेशा सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं। इट मींस एविडेंस जो होते हैं हमारे, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्ट नहीं मिलते, वो हमेशा इनडायरेक्ट सर्कमस्टांसेस, नेचर ऑफ ऑफेंस, कंडक्ट ऑफ एक्यूज, इसके आधार पे ये हमारे पुलिस को क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। और चेन होता है पूरा, उस पूरे एक्शन का चेन होता है, सीक्वेंस होता है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी आप एस्टेब्लिश कर पाओगे सेक्शन 120A का ऑफेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 लोग थे, चारों लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद मर्डर के लिए चार्ज होते हैं, 302 की भी सेक्शन लगती है इनमें, एक पकड़ा जाता है, 3 पकड़े नहीं जाते हैं। एविडेंस से ये पूरा क्लियर होता है कि 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये 3 लोग पकड़े नहीं गए, उनकी तलाश चल रही है, बट एक व्यक्ति है जो पकड़ा गया है और पूरा एस्टेब्लिश हो रहा है कि इसने 120A करा है। तो ऐसे केसेस में जहां एविडेंस प्राइमा फेसी अपने आप में ये पूरा क्लियर कर देते हैं कोर्ट को कि जी एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ओवरऑल 4 लोग थे और 3 भागे हुए हैं, नहीं पकड़े गए हैं, तो ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर भी क्या हो सकता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं लग सकती हैं और इसको सही ठहराया जा सकता है। तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, अगर लिख सकते हो तो केस को लिख लो, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे जो मैंने आपको बताया है। तो तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था जिसमें क्लियरली कहा गया था कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 से ज्यादा लोग हैं और एक ही व्यक्ति पकड़ा जाता है, बाकी जितने भी लोग थे नहीं पकड़े जाते हैं, तो इस तरह के केसेस में अगर ये प्राइमा फेसी एविडेंस अपने आप में ये बता देता है कि ऑफेंस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस एक व्यक्ति को जो पकड़ा गया है उसके ऊपर 120A यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगेगा। ठीक है, तो आप एक ये केस लॉ नोट कर सकते हो। दूसरा है आमिमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत अच्छा केस है ये। इस केस में कुछ सवाल ये आए थे कोर्ट के सामने कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई व्यक्ति करता है और उसमें और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या एक व्यक्ति के बयान जो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति कन्फेस करता है कोर्ट के सामने, ठीक है, तो क्या बाकी लोग जो उस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे क्या वो लिएबल होंगे? ऐसा सवाल पूछा गया था, ये लीगल इश्यूज से जो आए थे, ठीक है ना। तो इस केस को मैं आपको बताता हूं, मुझको थोड़ी हंसी भी आ रही है, ठीक है ना।
तो इस केस को मैं आपको बताता हूँ, आमिमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस केस के फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, इससे सवाल पूछे गए हैं और आते भी हैं और इन फ्यूचर में भी आ सकते हैं। केस ये इस तरह का है कि इसमें क्या होते हैं, दो लोग होते हैं और ये दो व्यक्ति जो होते हैं इनकी अपनी एक फर्म होती है अलग अलग नाम से, ये पार्टनर्स होते हैं उस फर्म में। इन दो में से एक व्यक्ति जो होता है मर जाता है और जो दोनों जो होते हैं पार्टनर ये ब्रदर ही होते हैं, ठीक है। तो एक ब्रदर जो इसका मर जाता है तो इसकी जो वाइफ होती है वो बाद में क्या होती है, एज ए पार्टनर इंडक्ट हो जाती है फर्म में। अब जो पत्नी एज ए पार्टनर इंडक्ट होती है उस फर्म में, और जो दूसरा व्यक्ति यानी कि जो उसका एक तरीके से क्या लगा, देवर लगा, इन दोनों की ना शुरू से बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती, इनमें नोक झोंक लगी रहती है। तो वाइफ क्या करती है, और इसी बीच में वाइफ का एक फिजिकल रिलेशन बन जाता है किसी एक तीसरे व्यक्ति के साथ। और जब उसके देवर को पता चलती है ये बात, तो वो कहता है कि आप हम एक वी आर लिविंग इन अ वेरी सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्ट यू आर डूइंग इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द लॉ एंड इट्स अगेंस्ट द मोरालिटी। तो वो कहती है, उसकी जो भाभी होती है, कि ये मेरी मर्जी, आप अपने काम से काम रखिए। और इस तरह से लेटर ऑन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते रहते हैं। और एक दिन जो उसकी भाभी होती है और उसका जो लवर होता है, ये ना इस अपने रास्ते से अपने देवर को हटाने के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। कभी भी एक आदमी अपने आप से कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसलिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। तो इसकी भाभी और भाभी का जो लवर होता है, ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं किल करने के लिए। अब होता क्या है इसमें, अब ये लोग क्या करते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता इनके लिए किल करना, तो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, जो उसका देवर होता है उसके घर में एक मेड होती है, उसको भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व करते हैं कि वो हेल्प करे इसके देवर को मारने में। तो मेड जो होता है, मेड का हस्बैंड भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, यानी 4 लोग इन्वॉल्व हो गए। अब ये लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि हमें इसको रास्ते से हटाना है। तो एक दिन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, जो भाभी होती है वो अपने देवर के घर जाती है। बट जो देवर के घर जाती है तो वो देखती है देवर तो है नहीं उस दिन, और इन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी होती है कैसे किल करना है, क्या करना है। तभी क्या होता है कि भाभी जब जाती है, डोर बेल को रिंग करती है, तो जो इसके देवर की जो पत्नी होती है वो ओपन करती है दरवाज़ा और वो कहती है कि आइए। और तभी क्या करती है, जो उसकी भाभी होती है, उन्होंने जो प्लानिंग करी होती है कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगी मैं उनको एंगेज करके रखूँगी, और मेड और जो एक और व्यक्ति है, और वो क्या करेंगे, दरवाजे के पीछे के वाले रास्ते से उनके घर में घुस जाएंगे और उनको मार देंगे। उनको ऑल्दो ये नहीं पता था कि घर में वो बंदा जिसको मारने के लिए आया है वो है नहीं, उसकी वाइफ है और बच्चे थे। तो जो भाभी होती है वो दरवाजे पे ही बात कर रही होती है, ठीक है, अपने उसके जो देवर होती है उसकी पत्नी से, और एक पानी का ग्लास मंगवाती है। और वो जैसे ही पानी का ग्लास लेने किचन में जाती है, और ग्लास किचन में जाती है, और वो ग्लास पानी का किचन से जब जाकर वो आती है, और वो अपनी भाभी को क्या करती है, ग्लास पानी का दे देती है। होता क्या है कि उसी बीच में वो मेड और उसका हस्बैंड उस मकान में एंटर कर चुका होता है। और जब मकान में एंटर करता है तो उसने देखा होता है बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले बच्चे को मार देते हैं। क्या करते हैं मारने के लिए, साइनाइड की गोलियां लेके आते हैं। साइनाइड एक बहुत पावरफुल पॉइजन होता है, और वो पॉइजन जो होता है वो साइनाइड लेकर आते हैं और बच्चे को वो दे देते हैं। बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, और वो बच्चे मर जाते हैं। और उस तरफ जो उसकी भाभी होती है वो देवर की पत्नी को क्या करती है, दरवाजे पर इंगेज करके रखती है, बात करके रखती है, सो दैट कि पता ना चले, ध्यान ना भटके, और वो मेड और उसके सर्वेंट काम करते हैं। और हस्बैंड मिलता नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, एंड में जो उसकी वाइफ होती है उसको भी क्या कर देते हैं, जहर देके मार देते हैं, ठीक है। अब होता क्या एंड में, सवाल ये आता है यहाँ पे कि क्या ये यहाँ से तो पूरा क्लियर है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरा एक्ट हुआ है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस तो हो गया, साथ में मर्डर भी कराया इन्होंने, तो मर्डर के लिए भी 302 इनके ऊपर लगती है। अब होता क्या है इसमें, अब पुलिस को क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस तो मिलते नहीं है इसमें, तो पुलिस क्या करती है, जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, सबसे पहले वो ग्लास को सीज करती है, क्योंकि उस ग्लास में फिंगरप्रिंट्स आए होते हैं उसकी भाभी के। तो फिंगरप्रिंट्स जब पुलिस को मिलते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स में जब पुलिस पूछताछ करने जाती है कि आप उस दिन कहाँ थे, और टाइम और लोकेशन से पता चलता है कि वो झूठ बोल रही है, वो उस दिन जहाँ ऑफेंस हुआ था वहाँ थे, क्योंकि फिंगरप्रिंट से पता चल रहा था। आसपास के पड़ोस लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भाई इनकी जो मतलब कि भाभी हैं वो आई हुई हैं।
अब होता क्या है इसमें, अल्टीमेटली पोस्टमार्टम से ये भी पता चल जाता है कि साइनाइड देके मारा है, तो पुलिस आसपास के एरिया के जितने भी केमिस्ट होते हैं या पुलिस को पता होता है, तो पुलिस क्या करती है, पता लगाती है कि किस कौन कौन व्यक्ति साइनाइड लेने आया है। तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति साइनाइड लेने आए हुए हैं, ठीक है। तो वो पहले उस दुकान वाले को पकड़ते हैं। अब वो तो जो दुकान वाला होता है जिससे साइनाइड लिया था मेड के पति ने, वो कहता है कि वो पूरी बात को, क्योंकि वो भी उस शामिल होता है इस पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, और वो पूरी बात कह देता है कि जी हाँ इस तरीके से इसको मारने की प्लानिंग थी, साइनाइड ली थे और मैंने भी इनसे कुछ पैसे लिए थे। अब कोर्ट में ये सवाल आता है कि ऐसे व्यक्ति की कन्फेशन की क्या अहमियत होगी, जहां पे 5-6 जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से एक व्यक्ति क्या करता है, उस ऑफेंस के बारे में कन्फेस करता है, तो क्या बाकी लोगों पे भी ये कन्फेशन माना जाएगा? तो कोर्ट कहता है, आप अगर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति कन्फेस करता है जो कि पार्ट रह चुका है किसी भी एक्ट का, किसी भी कंडक्ट का जो ऑफेंस हो रहा है, तो माना जाएगा कि वो सबके लिए वो कन्फेशन है, ठीक है। तो यानी एक बंदे की भी जो गवाही है, को कॉन्स्पिरेटर की भी सबके खिलाफ जा सकती है। तो आमिनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे, तो ये केस लोग तो याद रखना। इसके अलावा एक सवाल ये भी आया था, नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब केस है, इससे बहुत सवाल आए हुए हैं, आप इसको भी नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ था, जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, इनका नाम किसी ब्राइबरी केस में आ जाता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात इसमें आती है। 7 लोग जो होते हैं उनको एक्यूज बनाया जाता है इस केस में। 7 में से एक व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर ही 120A का इन्होंने क्या लगाया था, सेक्शन लगाया होता है, उसको चार्ज करा होता है। बाकी आई मीन टू से दैट 7 लोग होते हैं, पहले तो 7 लोगों पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया जाता है। 7 में से जो 6 लोग हैं उन पे से लेटर ऑन 120A हटा दिया जाता है, यानी कि उनके खिलाफ स्टेब्लिश नहीं हो पाता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब जो एक पर्सन होता है उस पर 120A स्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि मिनिमम कितने लोग चाहिए, मिनिमम तो 2 लोग चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो एक व्यक्ति पे 120A नहीं लग सकता, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। इन केस देयर इज ओनली 1 पर्सन, तो 1 पर्सन कैन नॉट बी लिएबल, क्योंकि एक आदमी अपने आप से कंस्पायर नहीं कर सकता, इसलिए एक व्यक्ति को कभी भी 120A के अकॉर्डिंगली हम कन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है इस ऑफेंस में कि 7 लोग इन्वॉल्व हैं और 7 लोग इन्वॉल्व हैं और ये एविडेंस पूरा शो कर रहा है कि 2 या 1 पकड़ा गया है या बाकी लोग नहीं पकड़े गए हैं, और एविडेंस पूरा शो करता है कि 120A का एक ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में 120A का चार्ज बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक केस और है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी, जिसको राजीव गांधी केस भी कहा जाता है। इस केस में यह बात मतलब सामने आई थी, अगर कि कोई व्यक्ति जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जिसके ऊपर चार्ज लगते हैं, और एक और व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति को शरण देता है, शेल्टर देता है, हार्बर करता है, और उसको ये भी पता है कि ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, इस तरीके के ऑफेंस करने वाला है या करके आ चुका है, रह रहा है, तो क्या वो ऐसा व्यक्ति को भी हम क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? ऐसा एक सवाल कोर्ट के सामने आया। तो कोर्ट ने कहा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो जब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट के बाद कोई भी ओवर्ट एक्ट होता है बट एग्रीमेंट नहीं है, तो इस केस में ऐसे सिचुएशन में जहां पर एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ ओवर्ट एक्ट है, तो ओवर्ट एक्ट के बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति को 120A यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे। एक और क्वेश्चन है जो पुटअप हो सकता है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लिएबल है। कोर्ट एविडेंस से पूरा प्रिज्यूम कर चुकी है कि इस व्यक्ति ने क्या करा है, इस व्यक्ति ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। अब इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो ये 2 व्यक्ति इन्वॉल्व है या 2 से ज्यादा इन्वॉल्व है, सपोज करो एक व्यक्ति, अगर मैं 2 की बात कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम 2 लोग चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो A और B हैं, इन दोनों के खिलाफ एविडेंस कोर्ट में आते हैं और ये प्रिज्यूम मान के चलती है कोर्ट कि भाई इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, एविडेंस से पूरा पता चल रहा है, और इसी दौरान A जो है वो मर जाता है। तो अब कितना पर्सन बचा, 1 पर्सन बच रहा है। तो क्या 1 पर्सन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगी? बिल्कुल लगेगी,
क्योंकि ऑलरेडी वह स्टेब्लिश हो चुका है कि जब दो लोग थे तो ये दो लोग थे, एविडेंस से साफ पता चलता है कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। तो अब अगर एक व्यक्ति मर भी जाता है तो कोर्ट उस व्यक्ति को भी क्या कर सकती है, लिएबल ठहरा सकती है। कोर्ट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, कोर्ट उस एक व्यक्ति को भी लिएबल ठहरा सकती है, कन्विक्ट कर सकती है। तो ये ओवरऑल जो है फ्रेंड्स, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मैंने आपको बताया है। बहुत सारे सवाल हैं जो आते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे, अपने आपके अगर आपका लॉ ऑप्शनल है या आप जुडिशरी का मेंस लिखोगे, शायद ही कोई जुडिशरी का पेपर होगा जिसमें ये सवाल नहीं आता हो। तो इससे सवाल आते हैं, डायरेक्ट नहीं आके। अब लेवल थोड़ा पेपर का बढ़ गया है, तो पेपर का जो है आपको अगर पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन अच्छी तरीके से नहीं पता होगा तो, क्योंकि आपको डायरेक्ट सवाल तो आएंगे नहीं कि बताओ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, क्योंकि अब तो जमाने गए, ठीक है। अब पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो बहुत डीप एनालिसिस करके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देता है। इसलिए हो सके केस लॉ का जरूर पढ़ना है। एटलीस्ट अगर आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट सेक्शन, सारे नहीं, तो उसके लिए मिनिमम 3 सेक्शंस को जरूर पढ़िए आप, ठीक है। उनको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए उनको, क्योंकि पेपर में सवाल ऐसे ही केस लॉ के रिस्पेक्ट में आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, फैक्ट दे दिया जाएगा आपके सामने और आपको कहा होगा कि बताइए क्या आंसर है। तो अगर आप क्लियरली सिर्फ सेक्शंस को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, ऑल्दो प्रीलिम्स में हेल्प कर देगा आपको, प्रीलिमिनरी एग्जाम में, बट मेंस में आपको कोई हेल्प नहीं करने वाली ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये इस तरीके से टॉपिक है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। एक तो आप इस पर फोकस करना। इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें होगी। हाँ, सेक्शन 120B भी इंपॉर्टेंट है जिसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। मिनिमम 6 मंथ है पनिशमेंट, ठीक है। अगर आपने ऐसा ऑफेंस करा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जिसकी पनिशमेंट डेथ, इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो है ही है, मतलब अगर आप सेक्शन 120B पढ़ोगे जो कि पनिशमेंट की बात करता है, तो डेथ पेनल्टी, डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके अलावा विगरस 2 साल की रिगरस जो इम्प्रिजनमेंट है, पत्थर तोड़वा सकते हैं आपसे, आपको हार्ड लेबरिंग का काम दे दिया जाएगा जेल में 2 साल के लिए। और इसके अलावा इस ऑफेंस को भी, अगर एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए डेथ नहीं बनती है, जिसके लिए पनिशमेंट रिगरस पनिशमेंट नहीं बनती है, जिसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बनती, तो उस केस में मिनिमम 6 मंथ भी कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 120A जो कि हमने बात करी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। किस तरीके के सवाल आ सकते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। एग्रीमेंट होना बहुत एसेंशियल है, चाहे ओवर्ट एक्ट हो। ओवर्ट एक्ट इज ओनली हम कह सकते हैं ब्रिंग्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनटू एन एक्शन, ठीक है। बट ओवर्ट, बिफोर द ओवर एक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ओवर्ट एक्ट से पहले एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है और सिर्फ ओवर्ट एक्ट होगा तो देयर शैल बी नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और वन मोर थिंग, इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इट इज नॉट नेसेसरी कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, षड्यंत्रकारी हैं, वो एक दूसरे को फिजिकली जानते हो सकता है कि 2 व्यक्ति कराची में बैठे हैं, 3 भारत में बैठे हैं, कराची से फोन आ रहा है, तीनों को ऐसे ऐसे करना है, और ऑल दो कराची में जो 2 लोग बैठे हैं जो ऑर्डर दे रहे हैं वो उन तीनों को कभी मिले भी नहीं है, कभी जानते भी नहीं है बाय फेस, तो भी वो जो बंदा कराची में बैठा है और ये जो 3 लोग हैं, ये 5 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लायबल होंगे। इट मीन्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कभी भी ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि फिजिकली कभी मिले हों, फिजिकली बैठकर एक जगह प्लानिंग कर रहे हों। फोन पे भी प्लानिंग हो सकती है, उस टाइम पे बस ऑब्जेक्ट जो है उसको ध्यान में रख के वो एग्री कर रहे हैं अपने प्लान को मूव करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, और उसके रेस्पेक्ट में वो इलीगल एक्ट कर रहे हैं, और वो इलीगल एक्ट के लिए कोई ओवर्ट एक्ट हो रहा है, तो ओवर्ट एक्ट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, जो उस कॉन्स्पिरेसी को मोशन में लाएगा, उस पूरे पिक्चर में लाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो एक्ट चलता रहेगा। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू ऑफेंस की तरह चलता रहेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, because this is the most important section of this IPC and most of the questions likely to ask from these sections। तो जो possibility doubts हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और इसके बावजूद भी if you have any questions तो kindly comment, I'll try to give my answer। इसके अलावा मैंने एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि जो मैंने वोटिंग करी थी उसके अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर एक पहला बनाया जाए, क्योंकि मैंने उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। तो सेकंड जो वोटिंग में था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के लिए आया था,
तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के ऊपर ही होगा, ठीक है, जो कि सेक्शन 511 आईपीसी का उससे डील करता है। वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सवाल उससे आते हैं। तो गाइज पसंद अगर आया है, प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द लिसनर्स, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस स्टडी जनरल फेसबुक पेज, और आप उसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ अपनी क्वेरी जरूर करिए। मुझे भी अपने डाउट्स और अच्छे होंगे कि अगर आपको अच्छा क्वेश्चन पुटअप होगा तो मैं भी अपने डाउट्स और ब्रशअप कर पाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक यू, नमस्ते।